So let's start another chapter from class 10th that is called force. चैप्टर का नाम है फोर्स एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th आईसीएसई. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फोर्स. अच्छा, चैप्टर का नाम फोर्स है तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, राइट? इस चैप्टर में हम पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है. तो फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? एनी काइंड ऑफ पुश और पुल. एनी काइंड ऑफ पुश और पुल. ठीक है, किसी भी तरीके का धक्का देना या किसी चीज को खींचना अपनी तरफ एक फोर्स कहलाता है, राइट? अब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है टेबल के ऊपर, कोई बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स. उसको जब तुम फोर्स धक्का दोगे, है ना, तो इट विल मूव इन सम डायरेक्शन. तो फोर्स क्या होता है? किसी भी प्रकार का धक्का देना, पुल के फॉर्म में या पुश के फॉर्म में, है ना. तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है फोर्स की, है ना. तो इसमें हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है. अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस क्लास इन डिटेल. बट उससे पहले आई नीड टू टेल यू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें? पहली चीज जो हमें पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन का क्या मतलब हुआ? टाइप्स ऑफ मोशन के दो मतलब हो गए, दो मीनिंग हो गए. पहला तो हुआ ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन. एंड सेकेंड इज रोटेशनल मोशन. क्या? रोटेशनल मोशन. फाइन. तो हमें दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे. एक तो ट्रांसलेशन मोशन जिसे हम कहते हैं लीनियर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन. एक और मोशन होता है जिसे हम कहते हैं प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग. तो जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है. तो वो एग्जाम्पल हो गया प्योर रोलिंग का. ठीक, आया समझ? अब जैसे मान लो एक 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 चलो, पहली चीज तो हमें ये सब पढ़ना है कि दिस इज ट्रांसलेशन फोर्स, रोटेशनल फोर्स. फिर हमें दूसरी चीज पढ़नी है क्या? टॉर्क. दूसरा में क्या पढ़ना है? टॉर्क. कि टॉर्क क्या चीज होती है? टॉर्क जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. टॉर्क को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है. फिर हम देखेंगे थर्ड पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. And this is very important when we are solving numericals. So this principle of moment, the logic, the law, principle of moment, इसका क्या लॉजिक है, क्या चीज है, that helps in solving questions numericals. ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो ब्रीफली अगर मैं बोलूँ कंक्लूजन में कि मुझे ना ये तीन चीजें पढ़नी है मेनली. पहली, दूसरी है, तीसरी. ठीक, और काफी चीजें हैं इस चैप्टर में. तो टाइम के साथ इन दिस चैप्टर आई विल just explain you briefly what we have to study, right? Fine. So let's start first of all with defining what are force and how many types of forces are there. Clear? Let's go. तो force क्या है? Force is a push or pull acting on an object resulting from its interaction with another object. एक तरीके का पुश या पुल जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन के दौरान हम करते हैं, तो पुश करते हैं या पुल करते हैं. ठीक. अब सवाल ये है कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका क्या मतलब, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना. तो पहला क्या है? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन कॉज सेवरल डिस्टिंक्ट फिजिकल चेंजेस. उस ऑब्जेक्ट में काफी फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं. जैसे जैसे क्या? जैसे पहला चेंज हो सकता है कि देयर कुड बी अ चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन. कि अगर ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पर है तो मूव करने लगेगा, और अगर वो चल रहा है तो रुक जाएगा. ठीक. तो कहने का मतलब है कि मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और स्टॉपिंग अ मूविंग वन. या तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोको या फिर रुके ऑब्जेक्ट को चला देगा. ठीक. क्या? फोर्स. ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है. क्लियर?
देन दूसरी चीज वो कर सकता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। भाई देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम उसको धक्का मारोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, तो सेकंड क्या हो गया, चेंज इन स्पीड। थर्ड इज व्हाट, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। भाई तुम और तुम्हारा दोस्त लाइन में चल रहे हैं, तुम और तुम्हारा दोस्त लाइन में चल रहे हैं और तुमने उसको साइड में धक्का दिया, कहाँ धक्का दिया, साइड में, तो तुमने उसकी स्पीड भी चेंज करी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज करी, तो क्या हुआ, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। एंड थर्ड इज चेंज इन शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज। टमाटर को दबाओगे तो पहले वो अजीब सा एलिप्सॉइडल शेप का होता है, अंडाकार, उसको दबा दोगे तो पिचक जाएगा, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, शेप क्या होगा, चेंज। तो ये क्या है, फोर्सेस के इफेक्ट है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल जाएगा, चला हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, है ना, उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और क्या होगा, उसके डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये तो मेरा फोर्स का बेसिक मतलब हुआ कि फोर्स क्या होता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, अब वैसे देखा जाए तो ये जितना भी कंटेंट है ये क्लास 9th आईसीएसई के सिलेबस में है, क्लास 9th फिजिक्स। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप प्लीज एक बार पॉज करके ये पूरा स्लाइड पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले, तुम्हें पता चले कि ये फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कैसे फोर्सेस होते हैं। तो जो पहला फोर्स है, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैं उसको छूंगा, फोर्स धक्का देने के लिए मुझे छूना पड़ेगा, तो मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिजिकली कांटेक्ट कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को, है ना, तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स के काफी एग्जांपल है, अप्लाइड फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, एयर और ड्रैग हो गया। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, कांटेक्ट फोर्स के। क्लियर, दीस आर एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। सेकंड क्या है, सेकंड टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो फोर्स जो कि दूसरी बॉडी पे लगता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना उसे टच किए। तो वो फोर्स किसका एग्जांपल हो गया, वो हो गया मेरा नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई ये पेन है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा, तो पृथ्वी पे और इस पेन के अंदर कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तो बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, तो वो मेरा क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। पहला मैंने क्या बताया था कि इस चैप्टर में हम काफी चीजें ये पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, राइट, टॉर्क पढ़ेंगे, फिर मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन या फिर लीनियर मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, एक बार देखते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। तो इफ देर इज अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, इफ मैं क्या कह रहा है कि इफ देर इज अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, ये मेरी क्या, स्टेशनरी रिजिड बॉडी क्या है, rigid body है, which is free to move, it will move along a straight line path on the application of force। जैसे अगर मैंने फोर्स लगाया तो it will move in a straight line, it will move in a straight line, it will move in a straight line। अब जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये ऐसे घूम नहीं रहा ना। जैसे मान लो ये मेरा कैमरा है, ठीक है, बढ़िया सा, अच्छा, ये मेरा कैमरा है, राइट। जब मैंने इसको धक्का दिया तो ये ऐसे मूव करेगा, सीधा सीधा मूव करेगा, ऐसे घूमेगा थोड़ी, ऐसे घूमेगा थोड़ी, तो घूम नहीं रहा है, वो सिर्फ सीधा चल रहा है, वो सिर्फ क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है, बिना टेढ़, बिना बिना टिल्ट हुए, बिना घूमे, है ना। तो उसका ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो रहा है ना। और वो किस डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो ये ऐसा जो मोशन होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन या फिर लीनियर मोशन। क्लियर, आया समझ। अच्छा, अब ये जो ऐसा मोशन होता है लीनियर मोशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्या, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन, कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सीधा चलेगा, ये घूमेगा नहीं, ऐसे रोटेट नहीं होगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्योरली ट्रांसलेशन मोशन करता है तो उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। All points of the body have same displacement and velocity। अब यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे पॉइंट है।
तो ये कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, 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 इन सब की वेलोसिटी जो है ना, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर ही होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के क्या होगी, बराबर ही होगी। सबकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर ही होगी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर बैठा पॉइंट भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगा। ठीक ठीक। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और किस डायरेक्शन में है, एक तो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और दिस किस डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, राइट। देयर इज नो रोटेशन, देयर इज नो रोटेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा, सीधा चलेगा बिना किसी हलचल के, सीधा ऐसे रोटेट थोड़ी होगा। तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ, दिस आर दी की फीचर्स, क्या की फीचर्स, लक्षण है ये, लक्षण किसके, ट्रांसलेशनल मोशन के, जिसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। सेम तरीके का अलग मोशन दूसरा है, दूसरा इज कॉल्ड, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई वो चलता स्ट्रेट लाइन में है, ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आता, सेम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है ऑल पॉइंट्स का, कॉज्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब अच्छा, यहाँ पर मैं तुमसे तुम्हारा अटेंशन चाहूंगा, मुझे एक चीज बतानी है, क्या 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 क्या, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्या अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो मानो मानो ये मेरे पास एक गेंद है, क्या है, गेंद, बॉल, बॉल क्या है, मेरे पास एक बॉल है, मैंने उस पर कई तरह के फोर्स लगाया, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, मैंने इस पे 7 फोर्स लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारे फोर्स कितने पता है, ये सारे फोर्स है 20 न्यूटन, कितने, 20 न्यूटन। ठीक। अब तुम एक बार सोचो कि ऑब्जेक्ट पे इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो क्या वो चलेगा, तो क्या वो चलेगा, और चलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, चलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, ये सवाल है। पॉज करके सोचो और बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ तुम्हें। अब ध्यान से देखना कि ये जो फोर्स है वो 20 न्यूटन, ये वाला फोर्स 20 न्यूटन, एक लग रहा है इस तरफ, एक लग रहा है इस तरफ, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। भाई मान लो ये मेरा जो कैमरा है, इस पे भी मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे दबा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स क्या हुआ, 0, नेट फोर्स क्या हुआ, 0। तो वो कहीं नहीं बढ़ेगा, वो यहीं पर रहेगा, वो कहीं नहीं बढ़ने वाला, यहीं पर रहने वाला है। तो ये मेरे पास जो जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो डायग्राम में कि ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर तो ये बना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का, एक पेयर 6 और 2 बन जाएगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का, एक पेयर 7 और 3 बन जाएगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का। लेकिन 4 के पास कोई उसका कोई उसकी कोई बंदी नहीं है भाई, फोर्स के 4 के पास कोई उसका पेयर नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, 4 के सामने उसका कोई पार्टनर नहीं है। तो 4 इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ धक्का दे देगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस तरफ मूव करेगा, क्यों, सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से, ड्यू टू फोर्स क्यू, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस तो बैलेंस्ड है, बट एक फोर्स बच गया जिसको बैलेंस करने के लिए कोई भी दूसरा फोर्स नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। आया समझ। तो अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले रहो, ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मोशन। क्या, रोटेशनल मोशन। तो क्या कह रहा है, इफ अ रिजिड बॉडी इज पिवटेड, पिवटेड मतलब, पिवटेड का मतलब होता है फिक्स्ड। अभी बताता हूं मैं फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली क्या मीनिंग हुआ पिवटेड का। सच दैट इट कैन टर्न अराउंड द पिवट, turn around the pivot, then the application of force on the rigid body will rotate the body about the pivot. It will not be able to describe a linear motion. Obviously rotational motion है तो उसमें linear motion तो हो नहीं सकता। Such a motion described by a rigid body about a pivot or an axis
इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब मानो, जैसे मानो तुम लोग मानो, क्या मानो, मानो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, कोई रैंडम सा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये एक पत्थर है, क्या है कि स्टोन है, क्या है एक स्टोन। अब मैंने ड्रिल मशीन ली, और यहाँ पर ना एक छेद कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक छेद, यहाँ पे क्या कर दिया, छेद। और मैंने यहाँ से एक डंडा लगा दिया, ऐसे एक ऐसे डंडा सा घुसा दिया जो इस छेद से पास हो रहा है, जो इस छेद से पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना जिसपे मैंने डंडा लगा दिया है, तो वो अब फिक्स हो गया, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पिवट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पिवट। जो पॉइंट फिक्स हो चुका है वो कहीं नहीं मूव करेगा, ना घूमेगा, ना आगे बढ़ेगा, ना, वो फिक्स हो गया, क्योंकि मैंने एक डंडा लगा दिया, ड्रिल कर दिया उस पॉइंट के ऊपर, और मैंने उसके अंदर एक अपना डंडा घुसा दिया, और वो फिर घूमेगा नहीं। अच्छा, अब मैं इसको घुमा सकता हूँ, पूछो कैसे भाई, पूछो कैसे, कैसे घुमाऊंगा इसको। मान लो ये पॉइंट पी, मैंने आप इसको फोर्स लगाया, क्या लगाया, मैंने फोर्स लगाया कुछ, मैंने उसको धक्का दिया यहाँ से, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा। तो ये मेरा रोटेशन करने लगेगा, क्या करने लगेगा, रोटेशन, क्या करने लगेगा, रोटेशन। तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन। और ये जो पॉइंट है ना, जो ना घूमता है ना चलता है, फिक्स रहता है किसी बॉडी के ऊपर, उसे बोलते हैं पिवट। क्या बोलते हैं उसे, पिवट, पिवट। ठीक है, आया समझ। अच्छा, अब देख लेते हैं इसके लक्षण क्या है, इस मोशन के लक्षण क्या है। इस मोशन के लक्षण है, द बॉडी टर्न्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जिसको कि हम पिवट बोलते हैं। ये एक बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूमती है, और जिस पॉइंट से वो एक्सिस पास होता है उसको हम कहते हैं पिवट। पिवट मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट, क्या, फिक्स्ड पॉइंट इन द बॉडी। ठीक, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ सेंटर्ड ऑन द एक्सिस, है ना। तो जैसे पत्थर है, पत्थर के बीच में मैंने रॉड घुसाया, तो उसके अलग अलग कण होंगे, तो सारे कण घूमेंगे, सारे जो पार्टिकल हैं स्टोन के सब घूमेंगे अबाउट द पिवट, अबाउट द पिवट। द बॉडी चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, जो बॉडी है अपना ओरिएंटेशन क्या करती है, चेंज करती है टाइम के साथ। मतलब घूमती है, क्या करती है, घूमती है। ओरिएंटेशन मतलब वो अपना, जैसे ये पेन है, ये घूम रहा है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ठीक, सेकेंड इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑल्दो 10वीं क्लास में एंगुलर स्पीड वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें एक ब्रीफली बता देता हूँ कि ये होती क्या चीज़ है। तो ऐसा है कि मान लो कि मेरा पत्थर है ना, यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है, यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है यूं, और ये पत्थर ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक्सिस से किसी दूरी पर है, एक्सिस से किसी दूरी पर है, तो ये भी तो घूमेगा ना ऐसे, ये भी तो ऐसे घूम रहा होगा। तो जिस स्पीड से ये घूम रहा है, सर्कुलर वे में गोल चक्कर जिस स्पीड से लगा रहा है, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर में होता है कि मैंने गाड़ी को धक्का दिया, तो गाड़ी की कुछ वेलोसिटी होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसी एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसमें वो एंगल कवर करता है कि 20 डिग्री एक सेकंड में, 30 डिग्री एक सेकंड में, 40 डिग्री एक सेकंड में। ठीक है, तो जिस तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन होता है, मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। क्लियर, तो ये हुआ। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। तो ये देखो, ये एक बढ़िया सा एनिमेशन बनाया है मैंने, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, पहले तो क्या घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है पहले, और फिर ऐसे घूम रहा है ना, पहले ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे घूम रहा है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बतानी, मुझे इसमें क्या बतानी, चीज़ बतानी थी, मुझे क्या बतानी थी, कि मान लो ये मेरा पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है, और यहाँ से फिक्स कर दिया, मैं उसको घुमा रहा हूँ, ऐसे क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ उसको, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो हम टॉर्क पे पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले टॉर्क, फिर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी हम किसे बोलते हैं, एक रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है कि अगर उसमें कोई भी मैं दो पॉइंट लूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, कांस्टेंट। उनके बीच की दूरी क्या होगी, कांस्टेंट। ये एक अलग से एक मुझे बताना था, क्योंकि इरेगुलर जो बॉडी होती है वो भी घूम तो सकती है ना, तो मुझे बस बताना था कि रिजिड बॉडी होती क्या है। अब आते हैं बढ़िया से एग्जाम्पल पे, बढ़िया सा एकदम चकाचक, एकदम क्या बेहतरीन डायग्राम बनाया है मैंने। अब मान के चलो, मान के चलो, क्या मान के चलो,
कि भाई ये ना एक पिवट पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या है, पिवट पॉइंट है, क्या है, पिवट पॉइंट। ये पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है, कैसा है, ये पॉइंट कैसा है, फिक्स पॉइंट है, ठीक। ये जो मैंने फोर्स लगा रखा है ना इधर, ये मेरा क्या है, अप्लाइड फोर्स, क्या है मेरा, अप्लाइड फोर्स, ठीक। जिस पॉइंट पर मैं धक्का दे रहा हूं, जिस पॉइंट पर मैं धक्का दे रहा हूं वो है मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो डॉटेड लाइन पास हो रही है ना फोर्स के अंदर से फोर्स, ये जो फोर्स की लाइन है, उस लाइन के ऊपर मैंने एक और लाइन बनाई है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब तुमसे ना एक मैं सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बहुत ही सिंपल सा, एक एक मेरे को सिंपल सा सवाल का जवाब दो। मान लो तुम्हारे पास एक क्या है, एक स्क्रू है, स्क्रू, क्या है तुम्हारे पास, एक स्क्रू है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक स्क्रू बना दिया बढ़िया सा, और मेरे पास एक रेंच है, रेंच माने स्क्रू को खोलने की चाबी। तो स्क्रू को खोलने की चाबी ऐसे कुछ होती है, यूं यूं, अगर तुमने देखा हो तो स्क्रू को खोलने की जो चाबी होती है वो ऐसी कुछ होती है, ठीक। और उसके ऊपर एक हैंडल सा लगा होता है, लंबा सा हैंडल होता है ना, लंबा सा क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक। तो मेरे को बात बताओ कि अगर मान लो कि मैंने तुम्हें बताया कि ये रेंच है, मुझे स्क्रू को खोलना है, तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे पुश करोगे नीचे की तरफ, पुश करोगे तो ये जो स्क्रू है वो ओपन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मान लो मैं तुम्हें ये रेंच नहीं देता, मैं तुम्हें चाबी नहीं देता, मैं तुम्हें बोलता कि चाबी दे रहा हूँ, चलो चाबी दे दी मैंने, लेकिन मैंने बोला कि मैंने इसको यहाँ से काट दिया है, इस पॉइंट से मैंने काट दिया, वो इतना ही बचा है बस, ये वाला हैंडल मैंने निकाल दिया, ये वाला हैंडल मैंने, इतना हैंडल निकाल दिया मैंने, है ना, काट दिया। तो क्या तुम स्क्रू को आसानी से खोल पाओगे, ये मेरा सवाल है कि क्या तुम स्क्रू को आसानी से खोल पाओगे। तुम्हारा जवाब है नहीं। खोल लोगे, लेकिन भाई साहब ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस खोज हमें इस चीज से, देखो ये एक प्रैक्टिकल सा चीज है, लॉजिकल चीज है, मुझे इससे ये क्या पता चला, मुझे इससे ये पता चला कि स्क्रू को खोलने के लिए भगवान ने चाबी बनाई, रेंच बनाया, हम उंगली से स्क्रू को खोल नहीं पाएंगे। और जो भगवान ने रेंच बनाया भी है, उसका हैंडल काफी लंबा दे रखा है, काफी क्या दे रखा है, लंबा दे रखा है। तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही, कोई ना कोई कारण है, ये तुम्हें पता है कि भाई वो स्क्रू खुलेगा नहीं, हाथ से तो नहीं खुलने वाला। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस रेंच को यूज कर रहा हूँ ना, इस रेंच को मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसका जितना बड़ा हैंडल का लेंथ होगा, जितना बड़ा हैंडल का लेंथ होगा, उतना ही आसान होगा खोलने के लिए, ये स्क्रू खोलना उतना ही आसान होगा। यानी कि जो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, जो ये मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, वो इजीली ट्रांसफर होगा इस पर्टिकुलर स्क्रू पर, जब ये लेंथ बड़ी होगी, जब रेंच की जो लेंथ बड़ी होगी, तो जो मैंने फोर्स लगाया वो आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी स्क्रू के ऊपर, ताकि वो स्क्रू आसानी से खुल जाए। इसी चीज को, ये जो खुलने वाली जो प्रॉपर्टी है, जो खुलने वाला फोर्स है, जो फोर्स इस स्क्रू को खोल रहा है, मैंने लगाया, अप्लाइड फोर्स है, मैंने लगा धक्का दे रहा हूं मैं रेंच को, लेकिन वो जो फोर्स है वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, उस स्क्रू को रोटेट करने में, उस स्क्रू को रोटेट करने में। तो ये जो रोटेशनल फोर्स लग गया ना स्क्रू के ऊपर, ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, उसको हम टॉर्क कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं टॉर्क, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। जो अप्लाइड फोर्स ट्रांसमिट हुआ स्क्रू में, जो उस स्क्रू को खोलता है या बंद करता है, वो फोर्स कहलाता है टॉर्क, या इसका एक और नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, बस ध्यान से देखते रहना। अब जैसे ये जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, आया समझ, ये मेरा लाइन ऑफ एप्लीकेशन है कि जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है वो लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ये मेरा लेंथ, ये मेरा लेंथ। तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये ट्रांसफर हो रहा है स्क्रू में और उसको घुमा रहा है, उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो जो घुमाने वाला फोर्स है, जो कि प्रोड्यूस हुआ इस अप्लाइड फोर्स के कारण, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा टॉर्क। टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं एक सिंबल से, जिसे हम कहते हैं टाउ, जिसे हम कहते हैं टाउ। इस सिंबल का नाम क्या है, टाउ। तो हमने फोर्स को डिफाइन किया कुछ इस तरीके से कि जो टॉर्क है ना, टॉर्क, वो डिफाइन होता है आर
इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर क्या है? आर क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे कहते हैं आर। और ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस लेंथ एल के साथ, उसको हम बोलते हैं एफ परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं एफ परपेंडिकुलर। अगर वास्तव में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जो फोर्स का डेफिनेशन है वो ये होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब वो आर एफ साइन थीटा। यानी कि अगर हम देखें इस एग्जांपल में, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक रॉड है जिसका लेंथ है 3.5, यहाँ पर एक और रॉड रॉड है जिसका लेंथ इज 3.5। दोनों में फोर्स कितना लग रहा है? 7 न्यूटन, इसमें 4.5 न्यूटन। हाँ, दोनों में जो ब्लू वाला फोर्स है ना, ये जो ब्लू वाला फोर्स है, दोनों क्या है? 7 न्यूटन है, दोनों क्या है? 7 न्यूटन। यहाँ देखो, फोर्स 7 न्यूटन, फोर्स 7 न्यूटन, और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो आर है 3.5, आर है 3.5, दूरी 3.5, लेकिन जो टॉर्क है ना अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क, ये चाबी है, मैक्सिमम टॉर्क तभी लगेगा जब मेरा अप्लाइड फोर्स 90 डिग्री एंगल बनाएगा किसी भी रेंच के साथ, किसी भी रॉड के साथ। यानी कि ये फिक्स पॉइंट है, ये मेरा लेंथ है एल, तो इस रॉड पर, इस पेन पर मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब मैं फोर्स को 90 डिग्री एंगल पर लगाऊंगा। सिंपल। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया क्लास 10th में इतना इंपॉर्टेंट है दैट टॉर्क इज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, तो मुझे पता है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो टॉर्क की यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। आया समझ? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब एक बार डेफिनेशन और ध्यान दे लेते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा तो दिया ही है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टर्निंग इफेक्ट। क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसे बोलते हैं हम टॉर्क, उसे बोलते हैं हम टॉर्क। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब आते हैं कि हम कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे ये जब इमेज को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूँ, मान लो मेरी आँख यहाँ पर है, मेरी आँख यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से मैंने देखा, यहाँ से मैंने देखा, तो ये जो डिस्क है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या किया, अपने राइट हैंड को लिया और जो फिंगर्स है राइट हैंड की उनको कर्ल किया। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो मेरे थंब की डायरेक्शन आई, जो मेरे थंब की डायरेक्शन आई, जो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन आई, जो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन आई, दैट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक स्क्रू है, तुम्हारे पास क्या है? एक स्क्रू। तुमने स्क्रू को टाइट करना है। क्या करना है? तुम ऐसे घुमाओगे स्क्रू को क्लॉकवाइज टाइट करने के लिए, टू टाइट द स्क्रू, टू टाइटन द स्क्रू, TIGHT, टाइटन द स्क्रू। तो जब तुम स्क्रू को घुमाओगे ऐसे, तो वो स्क्रू कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? स्क्रीन के अंदर। किसके अंदर? स्क्रीन के अंदर। और जब यही स्क्रू तुम खोलोगे तो कैसे घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो वो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो गई? बाहर की तरफ, आउटसाइड द स्क्रीन, आउटसाइड द स्क्रीन। आया समझ? आया समझ? एक बार पॉज करके ये इमेज जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर व्हाट स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, दीज आर व्हाट स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन, जो कि हमें पता होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफी बार कंफ्यूजन होता है बच्चों की, भाई पॉजिटिव कब लें, टॉर्क को नेगेटिव कब लें, है ना? ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है काउंटर क्लॉकवाइज। पहला क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, द टॉर्क वेक्टर पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज। ये स्क्रू का एग्जांपल लो, स्क्रू का एग्जांपल लो। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जो स्क्रू है वो स्क्रीन से बाहर आएगा, स्क्रीन से बाहर आएगा, है ना?
तो ऐसे टॉर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ऐसे टॉर्क को क्या कहते हैं? पॉजिटिव। स्क्रीन से बाहर आना, यानी मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं स्क्रू को ना दीवार से बाहर निकाल रहा हूँ, तो मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मैं पॉजिटिव हूँ। क्या हूँ मैं? पॉजिटिव। अगर मैं क्लॉकवाइज करूँ, अगर मैं क्या करूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन करूँ, तो मैं स्क्रू को अंदर घुसा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अंदर घुसा रहा हूँ। मैं खराब आदमी हूँ, मैं नेगेटिव हूँ। बाहर निकाल रहा हूँ पॉजिटिव, अंदर डाल रहा हूँ नेगेटिव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो हम इस तरीके से साइन कन्वेंशन में पता होना चाहिए, अंदर डाला नेगेटिव, बाहर निकाला पॉजिटिव, अंदर डाला नेगेटिव, बाहर निकाला पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन याद होने चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब हम आते एक एक कपल पे आते, कपल ऑफ फोर्स। क्या? कपल ऑफ फोर्स, फोर्स का जोड़ा, फोर्स का कपल ऑफ फोर्स। तो मान लो एक रॉड है, क्या ये एक मेरा रॉड है। क्या है? रॉड है ना। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स? ये मेरा F1, ये मेरा F2। ये दोनों ही फोर्स F1 F2 इक्वल है, इक्वल है एंड अपोजिट भी है, इक्वल एंड अपोजिट भी है। तो एक लग रहा है मेरा प्लस वाई एक्सिस पर, एक लग रहा है माइनस वाई एक्सिस पर। अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं भाई नेट फोर्स तो जीरो हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया? एक लग रहा है ऊपर सेम फोर्स, एक लग रहा है नीचे सेम फोर्स, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक नेगेटिव वाई एक्सिस, नेट फोर्स जीरो। तो क्या करें भाई, इसका काम क्या है? कुछ काम नहीं है भाई, लॉजिक लगाओ। ये रॉड जो है घूमने लगेगा ऐसे, ये रॉड क्या करेगा भाई? ये रॉड घूमेगा ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो दो फोर्सेस जो कि इक्वल एंड अपोजिट है, वो किसी भी सब्सटेंस को घुमा सकते हैं। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कपल, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां पर ये मेरा क्या है? ये मेरा पिवट है। ये मेरा क्या है? पिवट है। ये मेरा पिवट है जो कि फिक्स्ड है, जो फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट। और ये मेरा क्या है? दिस इज एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फोर्स यहीं पर लगे हुए हैं, आप ये फोर्स कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर लगे हुए हैं। मान लो मैंने इस पिवट को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? पिवट को, ये पिवट जो है फिक्स पॉइंट को हटा करके यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो क्या ये रॉड रोटेट करेगा? जवाब है हाँ, करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। अगर इस पॉइंट को पिवट, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया तो करेगा रोटेट? करेगा। इस पॉइंट पे फिक्स किया, करेगा, करेगा। इस पॉइंट पे फिक्स किया, करेगा। रोटेट तो करेगा ही, रोटेट तो करेगा ही। ठीक है, लेकिन एक और सवाल मेरा ये है कि मान लो अगर ये जो फोर्स F1 है, ये जो फोर्स F1 है, मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया, तो क्या ये रॉड रोटेट करेगा? तो इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं, ये रॉड रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये रोटेट करने वाला नहीं है, रोटेट करने वाला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू कमेंट इन द सेक्शन, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो आई शुड चेंज द वे हाउ आई एम टीचिंग। क्लियर? क्लियर? आया समझ? आया समझ? चलो पीछे चलते हैं। अब समझ लेते हैं कि टॉर्क क्या चीज़ है। टॉर्क क्या चीज़ है? हल्का सा रीड तो मानना ही पड़ेगा। तो द टॉर्क ड्यू टू अ कपल, ड्यू टू अ कपल, यानी कि एक जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, दो फोर्स की वजह से, इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लो ये रॉड है, ये जो क्या है? रॉड है। ये जो टॉर्क प्रोड्यूस किया, मान लो ये F1 और ये F2, और मुझे पता है कि F1 इज इक्वल्स टू F2। तो ये कह रहा है कि जो टॉर्क है उसका क्या, उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा उसका एनी ऑफ द फोर्स, टॉर्क विल बी एनी ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई भी फोर्स ले लो क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी विल बी कॉल्ड टॉर्क। दैट टॉर्क विल कॉज प्योर रोटेशन। कैसा रोटेशन? प्योर रोटेशन विदाउट एनी ट्रांसलेशन मोशन, और उसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होने वाला। अब कपल क्या है? कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस। इस पे ध्यान देना भाई, कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस
that are equal in magnitude, opposite in direction, and do not share a common line of action. मतलब वो एक पॉइंट पे नहीं एक्ट कर सकते, एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो ये कुछ रोटेशन नहीं होगा, कुछ रोटेशन नहीं होने वाला। अब आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो है जीरो नेट फोर्स, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, एक लग रहा है ऊपर की तरफ, एक लग रहा है नीचे की तरफ, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये सिर्फ हमें प्योर रोटेशन देगा, क्या देगा, प्योर रोटेशन। इंडिपेंडेंट ऑफ पिवट पॉइंट, यानी कि मैंने बताया था कि पिवट पॉइंट शिफ्ट हो जाए यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी शिफ्ट हो जाए, रोटेशन तो फिर भी होगा ही। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पिवट पॉइंट। Unlike standard torque, the moment or a couple is completely independent of reference point or pivot point chosen for circulation for calculation. मतलब पिवट पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, वो दो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है, तो रोटेशन तो देगा ही देगा, रोटेशन तो देगा ही देगा। अब आते हैं आगे। अब जैसे ये एक बॉडी है, ये मान लो पत्थर है, क्या है, पत्थर। अब इसमें फोर्स लग रहे हैं दो, एक F1 ऊपर की तरफ, एक F2 नीचे की तरफ। मान लो ये F2 है और ये F1 है। ये मेरा पिवट है, ये मेरा क्या है, पिवट। ये मेरा क्या है, पिवट। क्या है, पिवट। ये जो डिस्टेंस है एक पॉइंट ए से पिवट से एक एंड तक, उसको बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से लेकर इस पॉइंट बी तक, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। फोर्स का आर्म, हाथ। एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो हम टॉर्क कैसे डिफाइन करेंगे, टॉर्क डिफाइन करेंगे फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। यानी कि डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का, इनटू फोर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, उसे हम कहते हैं टॉर्क, उसे हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अच्छा, यहां तक आई गेस कंप्लीटली फाइन, देयर इज नो डाउट। नेक्स्ट में वी विल स्टडी, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। क्लियर, इक्विलिब्रियम के साथ साथ वी विल स्टडी मोमेंट ऑफ forces and principle of movements. ठीक है, I hope this first part is clear to you. Clear. Thanks for watching and